हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम सभी भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों की चर्चा करेंगे। आज का ये मेरा दूसरा वीडियो सेशन है। इस वीडियो सेशन के अंदर हम प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पर पहली स्लाइड दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो ऐसा है ना दोस्तों कि इतिहास जो है ना वो कहानी की तरह नहीं लिखा जाता है। इतिहास कोई कहानी नहीं है जो कि ऐसे सीधे लिख दिए, बल्कि इसको लिखने के लिए हमें काफ़ी रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। हम बहुत सारे रिसर्चेज वगैरह करते हैं, उसके बाद जो निष्कर्ष हम निकालते हैं, जो रिजल्ट हम निकालते हैं, उसी को हम लिखते हैं और वही जो है इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, हम जो खोज करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो कई तरीकों से करते हैं। ठीक है, आज कई प्रकार के रिसर्च के टेक्निक्स अवेलेबल हैं और उन रिसर्च को करके हम किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं। जैसे कि पूर्ण तिथि निर्धारण विधि, जिसे हम कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं, वो एक टेक्निक है। हम पर्यावरण का अध्ययन भी करते हैं इतिहास को जानने के लिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो सेशन में आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक स्रोतों से लोगों का आवागमन होता रहता था। तो सबसे पहले लोग पहाड़ के आसपास रहना स्टार्ट किए ताकि पानी से बचा जा सके, पहाड़ के मतलब गुफाओं में जाके रह सके। नदी के आसपास रहना स्टार्ट किए ताकि पानी जल्दी मिल सके। तो पर्यावरण अध्ययन, भूवैज्ञानिक अध्ययन, भूमि के अध्ययन से भी इतिहास का पता हमें थोड़ा बहुत चलता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता हमें भूविज्ञान के अध्ययन से चला। पृथ्वी की परतों को काटा गया, तभी जाके हमें पता चला कि पृथ्वी के नीचे भी एक सभ्यता पहले कभी हुआ करती थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये सभी विभिन्न स्रोत को सत्यापित या संबंधित करने के लिए हमें एक तरीके से वैज्ञानिक आधार मिलता है और तभी जाकर के हम इतिहास लेखन करते हैं। ठीक है, देखिए इतिहास जो है ना वो फुल्ली कोई कहीं पर कुछ एकदम परफेक्ट लिखा नहीं होता, वो फुल्ली रिसर्च पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे कि एक शहर है द्वारका, उसके रिगार्डिंग एक चर्चा थी कि यह एक महाभारत में या कृष्ण के जीवन से संबंधित एक मिथक है। ठीक है, कि मतलब द्वारका नाम का कोई शहर था ही नहीं, ऐसा मतलब अगर ग्रंथ वगैरह में लिखा हुआ है महाभारत में तो वो एक झूठ है, वो एक छद्म है। ठीक है, लेकिन वास्तव में भी वर्तमान में हाल ही में पानी के नीचे डूबे हुए एक शहर का पता जो है ना वो लगाया गया है। पुरातत्वविदों ने एक एक शहर के अवशेषों को खोजा है जिसे कि प्राचीन द्वारका माना जा रहा है। और ठीक है, मोदी जी रिसेंट में वहां अभी गए भी थे। गुजरात के आसपास में है, गुजरात के समुद्री तटीय इलाके में है, और मोदी जी नीचे जा करके वो मयूर पंख से वो हिलाए थे, मतलब प्रणाम वगैरह किए थे। तो इस तरीके से पुरातत्वविदों ने ये बताया कि भैया ये शायद मिथक नहीं है, द्वारका कोई एक मिथक नहीं है, द्वारका कोई एक झूठ नहीं है, शायद द्वारका नाम का कोई सच में कोई शहर हुआ करता था। ठीक है, इसी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हाल ही में खुदाई हुई है, जिसमें से पुरातात्विक स्थल सन्नौली की खोज हुई है। ठीक है, सन्नौली में एक रथ की पहचान हुई है। ठीक है, एक रथ की खोज हुई है जिसको कि महाभारत से जोड़ा जा रहा है। हालांकि महाभारत एक कहानी है, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एपिक्स है। ठीक है, तो एपिक है, एपिक काव्य है, महाकाव्य है। तो इसको लेकर के कई मिथक है, लोगों का कहना है कि ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, ये सच नहीं है। तो ये जो रथ की खोज हुई है सन्नौली से, तो लोगों का मानना है कि यह महाभारत से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसी वजह से इन स्रोतों से इतिहास को सत्यापित करने की कोशिश करने की प्रक्रिया जो है वो जारी रहती है। क्लियर है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के जो पुरातात्विक स्रोत हैं या जो रिसर्च है वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं, हमारे अतीत के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। और अब तक जो क्षेत्र हमसे अज्ञात है
उसके वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा हम उसे जानने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से हम इतिहास को जानते हैं। आई होप ये स्लाइड आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। देखिए जो स्रोत होते हैं ना, स्रोत मतलब, एक सेकंड रुक जाइए, वो हिल रहा है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ठीक कर लूँ मैं इसको। आई थिंक अब ठीक है। अभी भी हिल रहा है क्या? अभी भी हिल रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ तो है। हाँ ठीक है, अब सही है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। तो स्रोत जो है ना, वो इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण हिस्से के अंतर्गत आता है। स्रोत कई तरीके का हो सकता है। पुरातात्विक स्रोत हो सकता है, साहित्यिक स्रोत हो सकता है, विदेशी स्रोत हो सकता है। अब हम स्रोतों की चर्चा करेंगे आगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी जान लीजिए कि स्रोत जो होते हैं ना, वो इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम अपने अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहास लेखन के लिए इतिहासकार को स्रोतों की आवश्यकता होती है। इतिहासकार लगातार स्रोतों की खोज करते रहते हैं और अतीत का कोई भी अवशेष स्रोत के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। मतलब अतीत का कोई भी अवशेष मिले, वो स्रोत के उद्देश्य की पूर्ति करता है। जैसे वर्तमान में समुद्र के नीचे डूबा हुआ शहर मिला है, सनौली से रथ मिला है, और रिसेंटली एक साल पहले एक रिसेंट क्या कहते हैं, ये न्यूज आया था आर्य को लेकर के, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर के, कि एक महिला की हड्डी कंकाल स्केलेटन मिला था। ठीक है, जगह का नाम मुझे याद नहीं है, शायद राखीगढ़ी से, राखीगढ़ी या हाँ राखीगढ़ी से ही शायद मिला था। तो इस तरीके से जो भी चीजें मिलती हैं वो एक तरीके से स्रोत का काम करती हैं और वही हमारे इतिहास लेखन का आधार बनती है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से हमारे देश के आरंभिक संस्कृतियों की उत्पत्ति, विकास और उन स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है जहां उनका विकास हुआ था। मतलब कि जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा देश प्रारंभिक स्थिति में कैसा रहा होगा, उसकी स्थिति कैसी रही होगी। ठीक है, तो यही सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि इतिहास के अध्ययन से ही हमें पता चलता है कि पूर्व में आर्य कैसे थे, इंडो आर्य, यूनानी जो भारत आए वो कैसे थे, सीथियन, हूण, तुर्क, ये सब जो भारत आकर के अपना घर बनाए, तो इन्होंने भारत की संस्कृति में या भारतीय संस्कृति की समृद्धि में क्या योगदान दिया। तो इन सब चीजों की जानकारी हमें अतीत के स्रोतों से मिलती है और इतिहास से मिलती है। कुल मिलाकर के मेरी इन बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत वे स्रोत हैं जिनसे प्राचीन भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है और जिससे ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम का निर्धारण होता है। मतलब कौन सी घटना कब घटित हुई इसका निर्धारण होता है। ठीक है, भारत के इतिहास को जानने के लिए कई विश्वसनीय स्रोत हैं, अतः इनमें से जो भी स्रोत है हम इनकी चर्चा करेंगे। और प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के तीन जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उन तीनों स्रोतों का विवरण अभी स्क्रीन पर दिया हुआ है, मैं अभी आप लोगों को वो दिखाने वाला हूं। ये पेन नहीं चल रहा है अभी, एक सेकंड मैं पेन ऑन करता हूं, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, सॉरी। पेन ये रहा, ओपन हो जाने दीजिए पेन। पेन ओपन करना मैं भूल गया था। हो गया ओपन। इसको यहीं रखता हूं। चलिए, हाँ, तो भारतीय इतिहास के स्रोत मूल रूप से जो है ना दोस्तों, भारतीय इतिहास के तीन मुख्य स्रोत हैं। ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज दिस हैपनिंग। पहला ये पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, ये इरेज क्यों हो जा रहा है, पता नहीं क्या एरर है, ऑटोमेटिक इरेज हो जा रहा है। आई डोंट नो क्यों इरेज हो रहा है ऑटोमेटिक। एक सेकंड रुक जाइए, इसको डिलीट कर देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। कहाँ गया भाई इपिक, पेन को हटाना था ना, पेन कहाँ गया।
थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों, सॉरी। खैर चलिए इसको इधर रखते हैं साइड में, हम लोग इधर की ओर आ जाते हैं, यहीं से पेन उठा लेते हैं। चलिए यहाँ पेन उठा लिया है मैंने। इसको उठा के इधर रख देता हूँ, इसको थोड़ा यूज कर लेता हूँ। चलिए पेन पर आते हैं। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत, ये तो बहुत मोटा हो गया भाई, इसको थोड़ा पतला करता हूँ। साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, ये तीन मुख्य स्रोत है जिनके माध्यम से हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। पुरातात्विक स्रोत में आ गए अभिलेख, सिक्के, ठीक है। ये जो है ना, हमें सिक्के जो है जमीन के अंदर से मिलते हैं खोजने से, ठीक है, एक्सकेवेशन, खुदाई के माध्यम से। और अभिलेख जो है ना एक्सप्लोरेशन से मिलते हैं, खोजने से। मतलब पुरातात्विक स्रोत जो है वो पुनः अगर देखा जाए तो दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक होता है एक्सकेवेशन, खुदाई, और दूसरा होता है एक्सप्लोरेशन, मतलब खोजना, ढूंढना। तो सिक्के जो है हमें खुदाई करके प्राप्त होते हैं, और एक्सप्लोरेशन मतलब ये खोजने से हमें गुहा लेख, स्तंभ लेख, अभिलेख वगैरह प्राप्त होते हैं। साहित्यिक स्रोतों में बात करें तो दो तरीके के मुख्य स्रोत होते हैं। एक होता है धार्मिक लेख, जो धर्म से संबंधित होता है, और सबसे ज्यादा धार्मिक लेख जो है ना वो आपको क्या कहते हैं, हिंदू धर्म से संबंधित लेख हमें अभी इतिहास में मिले हैं, ठीक है। उसके बाद है धर्मेत्तर या धर्मशास्त्र लेख, धर्म से हट के या धर्म से संबंधित अगर कोई लेख है तो वो जो है हम कह सकते हैं कि इतिहास के स्रोत का हिस्सा है। और तीसरा जो है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो चूंकि मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन में भी बताया था कि इतिहास के अंदर भारत में कई लोग जो है ना वो भारत आए थे, ठीक है, भारत के बाहर के थे और भारत में उन्होंने अपना घर बनाया था। तो उसमें से जैसे कि यूनानी लोग आए थे, ठीक है, चीनी लोग आए थे, फारसी लोग आए थे, अन्य अरबी लोग भी आए थे। तो कई लोग आए थे और उन्होंने भारतीय इतिहास को लिखने की कोशिश की, और हम उनके लेखन के माध्यम से, विदेशों में जाकर के उन्होंने जो लिखा उनके माध्यम से हम भारतीय इतिहास को खोजते हैं, भारतीय इतिहास को तलाश करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख जो एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है, जो खोज का हिस्सा है, तो उसमें गुहा लेख मतलब गुफा में अगर कोई लेख हमें लिखा हुआ मिल गया और अगर हम उसको पढ़ पा रहे हैं तो वो भी एक इतिहास का हिस्सा है, ठीक है, उससे भी हमें, वो भी ऐतिहासिक स्रोत है। और उसके बाद स्तंभ लेख। अब देखिए स्तंभ जो है वो पिलर पर, मतलब पिलर इंस्क्रिप्शन, मतलब एक पिलर है उस पे लिखा हुआ मिल गया, तो वो भी एक तरीके से क्या है, हमारे इतिहास का इस हिस्सा है। जैसे अशोक के कई सारे शिलालेख, अभिलेख वगैरह हमें अफगानिस्तान से, उसके बाद आपको कई जगह से, भारत के कई हिस्सों से हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। मूर्ति लेख, मूर्ति के आसपास या मंदिर में कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो वो भी हमारे इतिहास का एक स्रोत है। उसके बाद प्रशस्ति, राजा के जो आदेश होते हैं, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति एक एग्जाम्पल है। फिर अशोक के भी कई प्रशस्ति अभिलेख हमें देखने को मिले हैं जिसमें कि उन्होंने अपने विजय गाथा का वर्णन किया है, या फिर उन्होंने लोगों को आदेश दिया है कि भैया तुमको ऐसे 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 चीजें करनी है, ठीक है। उसके बाद ताम्रलेख, तो ताम्रलेख भी जो है ना इतिहास का एक हिस्सा है। सिक्कों की चर्चा हम कर चुके हैं। सिक्के कब कैसे प्राप्त होते हैं, खुदाई से प्राप्त होते हैं। जैसे किसी खेत में कोई हल वगैरह चला रहा है, हल चलाने के दरमियान क्या हुआ कि सिक्के की पोटली मिल गई, तो वो क्या है, उसका अध्ययन होता है और तब जाकर के हमें पता चलता है कि वो क्या है, इतिहास के स्रोत हैं। या फिर कोई घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जमीन की खुदाई भी वहां से मिल गया, ठीक है। धार्मिक लेख में वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, संगम साहित्य वगैरह जो है वो जो है धार्मिक लेख के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद धर्मेत्तर साहित्य में अगर देखें तो स्मृति, पुराण, ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह आएंगे, ठीक है, क्लियर है, ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब खत्म हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज का पेन कहाँ गया भाई, चलिए डिलीट कर देते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगले पेज में आते हैं। सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। मैंने अभी चर्चा की पुरातात्विक स्रोत, ऊपर वाली स्लाइड में देख लीजिए। पुरातात्विक स्रोत सबसे पहले है। पुरातात्विक स्रोत दो तरीके से, एक्सकेवेशन खुदाई से, एक्सप्लोरेशन खोज करके। तो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक अवशेष जो है ना वो उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए खुदाई से किए गए अवशेष, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई से प्राप्त हुआ है। खड़े स्मारक, कई सारे मंदिर,
मूर्तिकला और उत्कीर्ण अभिलेख, जैसे कि अशोककालीन अभिलेख हो गया, प्रयाग प्रशस्ति वगैरह हो गया, हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया। इस तरीके से फिर जमीनी सर्वेक्षण से पुरातात्विक स्थलों की पहचान होती है। पहले जमीन का सर्वेक्षण किया जाता है, फिर पुरातात्विक स्थल के भैया यहाँ पर कुछ हो सकता है, इसको खोदो, तभी जाकर के हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। ठीक है, इसमें कुछ दस्तावेज, खोदने से कुछ दस्तावेज मिल सकते हैं, कुछ अन्य स्रोत मिल सकते हैं, जैसे हो सकता है कि मृद भांड, मिट्टी के बर्तन मिल जाए। फिर और भी चीजें हैं जिनकी जांच की जाती है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि कुछ जमीनों को खोदना थोड़ा असंभव होता है। ठीक है, तो उस समय हवाई सर्वेक्षण किया जाता है। हवाई सर्वेक्षण मतलब हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, मतलब आकाश मार्ग से सर्वेक्षण किया जाता है कि यहाँ पर कुछ है तो नहीं। फिर उसके बाद रिमोट सेंसिंग वगैरह के माध्यम से उस जगह की खोज की जाती है और फिर उसके बाद उसको चिन्हित करके उस पर विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से पुरातात्विक स्रोत जो है हमारे भारतीय इतिहास लेखन में मदद करते हैं। ठीक है, और जो पुरातत्वविद होते हैं, जो पुरातत्व का अध्ययन करते हैं या जो पुरातात्विक स्थलों की खोज करते हैं या पुरातात्विक स्रोतों की खोज करते हैं, तो वो कई तरीके होते हैं। कुछ जीवाश्म विज्ञानी होते हैं जो जानवर की हड्डियों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि कोई हड्डी मिली जमीन के अंदर से, तो उसका अध्ययन किया कि भैया ये कितना साल पुराना है, ये किसका हड्डी है, मानव का है या किसी जानवर की हड्डी है, तो इस तरीके से वो अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर परमाणु विज्ञानी होते हैं जो जीवाश्म पराग का अध्ययन करते हैं, मतलब कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, उसका बीज वगैरह रह गया तो उसका अध्ययन करके पता लगाते हैं भैया ये बीज कब का है, किस चीज का बीज है, कितना समय से ये जमीन के अंदर दबा हुआ है, किस काल का है, ये सारी चीजें पता लगाते हैं। भू पुरातत्वविद जो पृथ्वी निर्माण और मिट्टी और तलछट पैटर्न का अध्ययन करते हैं, मतलब पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, उस समय मतलब अतीत में मिट्टी कैसी रही होगी, इन सब चीजों का अध्ययन वो करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सब कौन होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं। उसके बाद पुरातत्व प्राणी विज्ञानी जो स्थलों से पशु प्रजातियों का अध्ययन और पहचान करते हैं और विश्लेषण करते हैं, मतलब कौन सा पशु था, ठीक है, कैसा पशु था, किस व्यवहार का पशु था, जंगली पशु था, पालतू पशु था, कुत्ता था, बिल्ली था, इन सब चीजों की पहचान करते हैं। फिर जातीय पुरातत्व जो अतीत की परिकल्पना करते हैं और जीवित लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कौन सी जाति का था, वहाँ का पूजा पाठ कैसा था, कौन सी जनजाति था, कौन सी जनजाति के लोग थे। तो इस तरीके से कई सारे तरीके के पुरातत्वविद होते हैं और वे अपने अपने तरीके से जांच परख करके अवशेषों की जांच परख करते हैं और इतिहास का लेखन करते हैं। आई होप ये वाली स्लाइड को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अभी मैंने चर्चा की एक्सकेवेशन एंड एक्सप्लोरेशन, खुदाई और खोज, ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो खुदाई दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर में क्या होता है कि उत्खनन स्तरीकरण के माध्यम से होता है, मतलब कई लेयर्स में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पेन कहाँ गया भाई मेरा, जैसे एक लेयर ऐसे खोदा गया, ठीक है, फिर दूसरा लेयर खोदा गया, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा, ऐसे करके लेयर वाइज खुदाई होती है ताकि मतलब जो अवशेष हैं वो खराब ना हो जाए। ठीक है, तो परत दर परत अवशेषों का पता लगाया जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की परत दर परत कटाई करके खोज की गई, महान ग्रेट ग्रेनरी, महान बाथ स्नानागार की खोज की गई, तो इस तरीके से खोज की गई। ठीक है, उसके बाद फिर क्षैतिज सीधा एकदम खोद दिया गया और सीधा जानकारी निकाल ली गई। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो ये थोड़ी होता है कि अस्तर बाय अस्तर काटा जाता है, सीधा सीधा खोदा जाता है। अब पिलर गाड़ना है, सीधा खोदा तो भैया पता चला नीचे तो सिक्के गड़े हुए हैं, तो इस तरीके से खुदाई होती है। ठीक है, कई उत्खननकर्ता उत्खनन रणनीतियों के का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद मतलब पहले वो विचार करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके बाद वो उत्खनन करते हैं। पुरातत्वविद प्राचीन जीवन यापन के तरीकों और घटनाओं के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मतलब पुरातत्वविद कई चीजों का अध्ययन वगैरह करके वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आज कुछ सामग्री जिसे पहले अध्ययन के लायक नहीं माना गया था उसको अब महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि जले हुए बीज। पहले जले हुए बीज का कोई विश्लेषण नहीं हो पाता था, लेकिन अब जले हुए बीज का विश्लेषण हो रहा है। ठीक है, तो यह भी हमारे इतिहास के लेखन में अब मदद कर रहा है। ठीक है, पौधे की सामग्री, मतलब पौधे के परागकण वगैरह, उसके माध्यम से भी अब जो है मतलब जानकारी इकट्ठी की जा रही है। ठीक है, अब इसकी चर्चा तो हमने पिछले वाले स्लाइड में की ही है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। प्राचीन अवशेष, जैसे पिछले पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब व्यक्ति कहाँ रहते थे, तो समुद्र नदी के आसपास रहते थे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको आहार को फिर से कैसे खाते वगैरह थे, फिर जानवर और मनुष्य दोनों के दांत और हड्डियों का अध्ययन की, पहले मनुष्य के दांत कैसे थे, जानवर के दांत कैसे थे, तो फिर उसके बाद अतीत में मनुष्य को कौन सा रोग हुआ था और उनके आहार का पैटर्न क्या था, ये सब चीज से जो है ना पुरातत्वविद जो है
इतिहास निर्माण का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इतिहास निर्माण में जो है ना रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति, जो कि काल निर्धारण की एक पद्धति है, वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, और अभी कोयले के बीज, लकड़ी बीज, पौधे सामग्री, मानव और पशु की हड्डी अवशेषों के रूप में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं और इतिहास लेखन में हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद और अन्य तरीके हैं इतिहास के अध्ययन के लिए और इतिहास के डेटिंग के लिए, जैसे कि थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग, मिट्टी के बर्तन और पकी हुई मिट्टी की वस्तुओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। डेंड्रोकोलॉजी, वृक्ष के तनों के विभिन्न छल्लों से आयु तय की जाती है कि ये वृक्ष कितना समय का होगा, किस टाइम से रहा होगा, कब सूख गया, ये सब जानकारी जो है इकट्ठी की जाती है। आई होप ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इरेज करते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए, हमने अन्य शाखाओं जैसे पुरालेख शास्त्र और मुद्रा शास्त्र इत्यादि से भी लाभ उठाया है। इतिहास का जो हम निर्माण करते हैं तो पुरालेख शास्त्र के माध्यम से भी हम, मतलब जो वो पुरालेख शास्त्र का मतलब हो गया आपको लिपि वगैरह का, जो हम पुरालेख शास्त्र की चर्चा के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम बताएंगे कि लिपि का विकास कैसे हुआ, भाषाओं का विकास कैसे हुआ, तो वो भी हमारे अतीत के विश्लेषण में हमारी मदद करते हैं, हमारे इतिहास लेखन में हमारी मदद करते हैं। और मुद्रा शास्त्र जो एपिग्राफी कहलाती है शायद, तो मुद्रा की जानकारी, कौन सा पैसा किस काल में चल रहा था, कौन से शासक कैसे सिक्कों का प्रयोग कर रहे थे, सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे, शीशे के सिक्के थे, ये सब भी हमें हमारे इतिहास लेखन में हमारी मदद करते हैं। हम इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण राजाओं के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसका मूल कारण है मुद्रा शास्त्र, क्योंकि इन सभी शासकों ने काफी मात्रा में सिक्के जारी किए थे। अगर हमें ये सिक्के आज नहीं मिलते पृथ्वी के नीचे से, तो हमें पता ही नहीं चलता कि इंडो ग्रीक शासक भी भारत में हुआ करते थे, शक, पल्लव हुआ करते थे, कुषाण हुआ करते थे। इसी प्रकार हम अशोक के बारे में कैसे जानते हैं, तो उसके धम्म, जो उसके शिलालेखों पर, अभिलेखों पर जो लिखे हुए हैं, उससे हम अशोक की जो जानकारियां हैं उसको इकट्ठा कर पाते हैं। फिर समुद्रगुप्त के विजय अभियान का समुद्रगुप्त के विजय अभियान का जो उल्लेख है वह भी हमें पुरालेख के बिना नहीं मिल पाता। तो कुल मिलाकर के यही सारी चीजें हैं जो कि पुरातात्विक स्रोत में आते हैं और ये हमारे एक अच्छी तरीके से मदद करते हैं। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं, अगली स्लाइड में क्या है। अब प्रमुख पुरातात्विक स्थल और उनकी खोजें। ठीक है, चलिए पेन ले लेता हूं मैं। जैसे कि नर्मदा घाटी, अरे भैया ये इतना मोटा क्यों हो गया, ये वाला पेन लेना था। नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी के आसपास लोगों का वासिंदा हुआ करता था और प्रारंभिक शिकार लोगों ने वहीं पर स्टार्ट किया था और संग्रह समुदाय भी वहीं पर, मतलब लोग जो है इकट्ठे होकर के रहना भी वहीं पर स्टार्ट किए थे। नर्मदा घाटी भारत के ऐसे वाले नक्शे को ले लीजिए, इसके आसपास के क्षेत्र में बहती है, मतलब मध्य भारत के आसपास में नर्मदा घाटी बहती है और इसी घाटी के उत्तर वाले हिस्से में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में, मतलब कि लोग जो है यहाँ रहते थे और प्रारंभिक शिकार भी लोगों ने यहीं पर सीखा था, क्योंकि नदी घाटी का हिस्सा था और नदी के आसपास जानवर जो है जानवर पानी पीने के लिए आते थे और जब जानवर पानी पीने के लिए आते थे तो लोग उसका शिकार करते थे और लोगों ने समुदाय भी यहीं पर बसाना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह उपलब्ध था, शिकार भी आसानी से मिल जाता था और नर्मदा घाटी के आसपास जो पहाड़ियां थी, जैसे कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है, तो वहां पर भी लोग अपना बासिंदा, मतलब अपने आप को सेफ महसूस करते थे, तो वो लोग वहां पर रहते थे। तो कुल मिलाकर के नर्मदा घाटी एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज हुई है, ठीक है, और ये इसने भी इतिहास लेखन में हमारी काफी मदद की है, अतीत इतिहास लेखन में। विंध्य के उत्तर में, विंध्य एक पहाड़ी है, ठीक है, और भारत में जो चावल है ना सबसे पहले यही उगाया गया था, यह भी स्रोत हमें मिले हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सुलेमान और किरसर पहाड़ियां, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास में पड़ता है। तो गेहूं और जौ जो फसल है वो सबसे पहले यहीं पर लगभग 8000 वर्ष पहले उगाया गया था, ठीक है। उसके बाद मगध, ये बिहार के आसपास का रीजन है, भैया ये मत पूछना मैं बिहार का हूँ, बिहार के आसपास का रीजन है, ये क्या कहते हैं, अभी जो वर्तमान राजगीर वगैरह का क्षेत्र है वो मगध के अंतर्गत आता था, ठीक है। और भारत का पहला राज्य या राज्य तंत्र यही मगध में स्थापित हुआ था और यह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, और यह हमारे अतीत निर्माण में काफी मदद करता है। मगध महाजनपद की स्थापना हुई थी, मगध बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार हुआ था मगध का, ठीक है, मगध के रूप में एक बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार हुआ था। उसके बाद है जैंतिया गारो हिल्स,
तो जयंती और गारो हिल्स जो है वो हमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न भारत के उत्तर पूर्वी साइड में, ठीक है, जो कि सिक्किम, उसके बाद सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश इस हिस्से में आता है। तो जेनगौर यहीं उगना शुरू हुआ था सबसे पहले, ठीक है। और है सिंधु और उसकी सहायक नदियां। तो सिंधु नदी, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो भारत में जो प्रारंभिक कृषि है वो सिंधु और गंगा के मैदान के आसपास में विकसित होनी शुरू हुई थी, ठीक है। यह भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज हुई है। उसके बाद है गंगा घाटी। तो गंगा घाटी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले शहर जो है ना गंगा घाटी के आसपास ही बसा, ठीक है। शहरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। जो गंगा घाटी के आसपास है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, ठीक है। सिंधु और गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी और भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शहरीकरण हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं करते हैं, ठीक है, मगध महाजनपद की ही बात करते हैं। यह भी गंगा नदी के आसपास का ही क्षेत्र था, ठीक है। तो यह भी मतलब सबसे पहले शहर जो है यहीं पर बसा था, ठीक है। और यह लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये सभी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिनकी खोज हुई थी, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगली स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। हाँ, ये मैप है एक, ठीक है। इस मैप में मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। यही है सिंधु रिवर, ठीक है। और इसी रीजन में लोग आकर के बसे थे, ठीक है, कृषि वगैरह करना स्टार्ट किए थे। और यहीं के आसपास का जो रीजन है, यहाँ का रीजन जो है ये मगध महाजनपद का रीजन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंगा नदी जो है प्रवाहित हो रही है अपनी इस दिशा में, बंगाल की ओर आ रही है। तो यहाँ पर पहले शहर का विकास हुआ था और इसी रीजन में ये सब लोग आकर के रहते थे। मतलब ये पहला शहरीकरण हुआ था या पहला कृषि वगैरह स्टार्ट हुआ था। यही है जयंतिया गारो हिल्स, यही रीजन में जयंतिया गारो हिल्स पड़ता है, ठीक है, जहाँ शायद जेनगौर हुआ था। जेनगौर, जेनगौर की, जेनगौर, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको यही है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। अरे भैया ये क्या हो गया पेन, हाँ ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। तो इन दोनों पहाड़ियों में गेहूं जौ की खेती स्टार्ट हुई थी। और ये जो है ना ये वाला रीजन आपको, ये पाकिस्तान का रीजन है, ठीक है, ये पाकिस्तान का रीजन है और ये अफगानिस्तान का रीजन है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की काबुल है, ठीक है। तो और ये वाला रीजन पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास का रीजन, इसी रीजन में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ पड़ती थी। क्लियर है? ये वाला मैप आप लोग समझ गए होंगे। इसको डिलीट करते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। ये मगध महाजनपद का फैलाव अभी मैंने बताया ना आपको, यहीं पे से गंगा नदी ऐसे करके बहती है और ये मगध महाजनपद का एक छोटा सा फैलाव है। मगध महाजनपद बहुत दूर तक फैल गया था, बहुत ज़्यादा दूर तक। अशोक के शासनकाल में तो लगभग ये सब सारा इलाका कवर हो चुका था, ठीक है, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख है वो हमें अफगानिस्तान तक देखने को मिलते हैं, इस जगह तक। मतलब इस पूरे इलाके में अशोक का शासन था, मगध महाजनपद फैला हुआ था, ठीक है। क्लियर है? अरे भैया इतना नहीं जाना था। अब चलिए, हमने पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन, जिसमें हमने अभी चर्चा कर ली एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन की। अब सिक्कों की चर्चा करते हैं। और जो एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन में हमने अभी जानकारी प्राप्त की है अभिलेखों के बारे में, हम उसके बारे में और विस्तार से भी नीचे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए सिक्के की चर्चा करते हैं। देखिए सिक्के जो है उत्खनन मतलब खुदाई से प्राप्त होते हैं मुद्रा भंडार के रूप में, ठीक है। एक दो सिक्का नहीं, कभी कभी बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, ठीक है। ज्यादातर भंडार में पाए जाते हैं और अधिकांश जो है खेत की खुदाई के समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भवन की नींव रखते समय, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय, सड़क आदि बनते समय पाए जाते हैं, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं और इसे भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। क्योंकि पहला स्रोत तो पुरातात्विक स्रोत में ये एक्सकेवेशन करके खुदाई करके जो प्राप्त होता है वो तो होता ही है। तो दूसरा ये है, पहला अभिलेख वगैरह है जो कि पहले से लिखित है और खुदाई करके तो ये प्राप्त होता है। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर गया मैं। जो खुदाई करके जो सिक्के वगैरह प्राप्त होते हैं वो दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत है, जबकि जो शिलालेख और अभिलेख वगैरह है वो पहले महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत और विदेशों में जो विभिन्न संग्रहालय हैं, ठीक है, म्यूजियम है, उसमें कई 100,000 सिक्के जमा किए हुए हैं, इतिहास के सिक्के, ठीक है।
और व्यवस्थित खुदाई में पाए गए सिक्कों की संख्या कम है। खुदाई करके जो व्यवस्थित खुदाई होती है, जो पुरातत्वविद वगैरह खुदाई करते हैं, तो उनसे तो उनको सिक्कों की संख्या कम मिली है, लेकिन बहुत मूल्यवान सिक्के जो कि मिले हैं वो बहुत मूल्यवान है। और ये जो है ना एक कालक्रम और सांस्कृतिक संदर्भ को बताने का प्रयास करते हैं। सिक्का एक धातु मुद्रा है, ठीक है। सिक्का जो होता है वो धातु का बनता है, चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो सोने का हो, तांबे का हो, चांदी का हो। तो सिक्का एक धातु मुद्रा है और इसका एक निश्चित आकार होता है और इसका एक निश्चित वजन मानक होता है, ठीक है। और इस पर जारी करने वाले प्राधिकरण की मोहर भी मिल सकती है, ठीक है। और उस सतह पर जहां संदेश लिखा जाता है उसे अगर वह विपरीत पक्ष कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के दूसरे शहरीकरण का उदाहरण हमें इन्हीं सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। और इन्हीं सिक्के के माध्यम से हम दूसरे शहरीकरण का साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण पाते हैं, ठीक है। यह राज्यों के उदय, कस्बों और शहरों के विकास और कृषि और व्यापार के प्रसार के समय के बारे में भी हमें जानकारी देता है। प्राचीन भारत में जो सिक्के थे वो तांबे के, चांदी के, सोने के और शीशे से बनते थे, ठीक है। पकी मिट्टी के बने सिक्के के सांचे जो कुषाण काल में, ठीक है, पाए गए हैं, वह भी एक तरीके से हमारे इतिहास लेखन में काफी मदद करते हैं, ठीक है। और ये जो सिक्के के सांचे पाए गए हैं, ठीक है, वो ये बताते हैं कि कुषाण काल कितना समृद्ध था और उसका वाणिज्य कितना अच्छा था। उसके बाद मौर्योत्तर कालीन सिक्के जो है वो सीसा, पोटीन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने से बने थे। और मौर्योत्तर कालीन शासकों ने, मतलब मौर्य के शासन काल के बाद जो शासक आए, उन्होंने कई बड़ी भारी संख्या में सिक्कों को जारी किए थे, जिससे हमें यह पता चलता है कि व्यापार में उस समय काफी वृद्धि हुई थी, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राजवंशों से संबंधित अधिकांश सिक्के को सूचीबद्ध और प्रकाशित किया गया है। उपमहाद्वीप में सबसे पुराने सिक्के जो है वो आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के का मतलब समझते हैं? सिक्के जिस पर ठोकरें मारी गई हो, मतलब गड्ढा वगैरह किया गया हो, मोहर वगैरह किया गया हो, तो उसे हम आहत सिक्के कहते हैं। अभी मैं आगे आपको आहत सिक्के की एक पिक्चर दिखाऊंगा। और जो सिक्के अधिकतर पाए गए हैं, जो आहत सिक्के हैं, वो ज्यादातर चांदी के हैं और कभी कभी तांबे के भी सिक्के मिले हैं। कुछ सोने के भी आहत सिक्के मिले हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ हैं और इनकी प्रामाणिकता अभी भी मतलब संदिग्ध है। मतलब ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि ये आहत सिक्के ही हैं। आहत सिक्कों पर केवल प्रतीक मिलते हैं, ठीक है, केवल सिंबल मिलता है, कोई एक सिंबल ठप्पा मार दिया गया, ठीक है। ये सिक्के पूरे देश में तक्षशिला से मगध तक और मैसूर या उससे भी आगे दक्षिण में पाए गए हैं। तक्षशिला ये एक तरीके से भारत के एकदम पश्चिमी हिस्से में, ये क्या हुआ भाई, पेन उठाए, भारत के पश्चिमी हिस्से में ये तक्षशिला से लेकर के ऐसे मगध अंतिम पूरब तक, ठीक है, और ऐसे करके ये दक्षिण यहाँ तक फैला हुआ, यहाँ तक ये मैसूर तक हमें कौन से सिक्के मिले हैं? आहत सिक्के मिले हैं, ठीक है। उन पर कोई मुद्रालेख व उत्कीर्णन मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन मगध साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ मगध के आहत सिक्कों को प्रतिस्थापित किया गया, जो अन्य राज्यों द्वारा भी जारी किए गए थे। और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि भैया ये आहत सिक्के पूरे देश में घूम रहे थे। इसके बाद इंडो ग्रीक शासकों ने भी सिक्के जारी किए, जो कि चांदी और तांबे के सिक्के थे। और सोने के सिक्के जो हैं वो थोड़े दुर्लभ थे इनके शासनकाल में, इंडो ग्रीक शासनकाल में। लेकिन जो इंडो ग्रीक शासकों ने जो सोने के सिक्के जारी किए, उनके सिक्कों पर सुंदर कलात्मक आकृतियां जो है वो चित्रित हैं। इन सिक्कों के अग्रभाग पर राजा की अर्ध प्रतिमा का वास्तविक चित्रण होता था, तथा पृष्ठ भाग पर, मतलब आगे के भाग पर राजा की पिक्चर, और जो पीछे वाला भाग है उस पर जो है ना आपको क्या कहते हैं, कुछ देवताओं को भी दर्शाया जाता था, ठीक है। केवल इन्हीं सिक्कों के माध्यम से हम 40 से अधिक इंडो ग्रीक शासकों की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया था। जैसे कि ये भारत है, ठीक है, तो इस वाले रीजन में जो इंडो ग्रीक शासकों ने जो शासन किया था, उनमें से 40 शासकों की जानकारी हमें केवल और केवल सिक्कों से प्राप्त होती है, ठीक है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इन सिक्कों से ही हम कई शक और पल्लव शासकों के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनकी जानकारी अन्य किसी स्रोत में हमें देखने को नहीं मिलती है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे क्लियरली, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और अगली स्लाइड पे चलता हूं। ये हुआ, ठीक है। तो यही है भैया सिक्के, यही है आहत सिक्के,
ठप्पे मारे हुए सिक्के। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ी सी फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। देखिए, कुषाणों ने, जो कुषाण वंश के जो शासक थे, उन्होंने अपने सिक्के चांदी के कम और सोने और तांबे के सिक्के ज्यादा जारी किए, और उनके सिक्के जो है ना वर्तमान में उत्तर भारत में ज्यादा फैले हुए थे। ठीक है, और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिहार तक मिले हैं। मतलब उत्तर भारत, जैसे कि ये हमारा अरे भैया ये क्या हो गया, सॉरी, इसको ऊपर ले चलता हूं मैं। कहाँ थे, हाँ ये वाला पेन, ये रहा। जैसे कि मैं मान लेता हूं ये ऐसे करके भारत है, नक्शा मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर भारत है, तो अधिकतर हिस्से में इस इलाके में कुषाण शासकों का जो मतलब शासन था इधर की ओर था, और अधिकतर सिक्के बिहार तक, यहाँ तक उनके सिक्के पाए गए हैं, और अधिकतर सिक्के सोने और तांबे के पाए गए हैं। जबकि गुप्त सम्राटों की अगर हम बात करें, तो गुप्त सम्राटों ने ज्यादातर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, जैसे कि कुषाणों ने जारी किए थे, लेकिन सोने के सिक्के अधिक मात्रा में थे गुप्त शासकों के, और भारतीय प्रभाव उन पर शुरू से देखा जा सकता है। मतलब जो गुप्त सम्राट थे, वो उन लोगों के सिक्कों पर भारत का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वीमा कड़फिसेस के सिक्के। वीमा कड़फिसेस के जो सिक्के थे, उस पर एक बैल के साथ साथ खड़े शिव की आकृति मिलती है। ठीक है, इन सिक्कों पर मुद्रालेख में राजा स्वयं को महेश्वर यानी शिव का भक्त बताता है। ठीक है, जो ये वीमा कड़फिसेस थे, उसके बाद कनिष्क, हुविस्क और वासुदेव आदि, इन सभी राजाओं का भी चित्रण हमें सिक्कों पर देखने को मिलता है। ठीक है, जो कुषाण के सिक्के थे, उस पर भारतीय देवी देवताओं के साथ साथ हमें कई फारसी और ग्रीक देवताओं के भी चित्र देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो कुषाण लोग थे, ये शायद फारस वगैरह से आए थे और ग्रीक वगैरह से आए थे, तो इन्होंने फारसी और ग्रीक देवताओं के चित्र भी अपने सिक्कों में अंकित किए थे, भारतीय देवी देवताओं के साथ साथ। हालांकि सबसे पुराने सिक्कों में, जो सबसे पुराने सिक्के थे, उसमें केवल चिन्ह जो है वो अंकित थे, जो बाद में स्थान ले लिए किसका, राजाओं का। मतलब पहले सिक्के चिन्ह वाले आए, फिर बाद में क्या हुआ कि उस पर राजाओं के चेहरे आने लगे, फिर उसके बाद तिथि का उल्लेख होने लगा कि इस तिथि को यह सिक्का जारी किया गया, फिर उसके बाद नाम का उल्लेख होने लगा कि इस शासक ने इस सिक्के को जारी किया, फिर उसके बाद भगवान की मूर्ति आ गई कि भगवान जो है सिक्के पर डाल दिया गया। तो उदाहरण के लिए पश्चिमी क्षत्रप के जो सिक्के थे, उस पर शक संवत की तिथियां जो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी फैक्चुअल बातें हैं जिसकी चर्चा अभी मैंने आप लोगों से करी है। ठीक है, क्लियर है, इसको अभी इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीमा कड़फिसेस के सिक्के। वीमा कड़फिसेस के सिक्के, आगे मैंने आपको बताया कि बैल के साथ खड़े शिव की आकृति, देखिए यही है वीमा कड़फिसेस के सिक्के। ठीक है, बैल के साथ खड़े शिव की आकृति शायद यही है। तो उसके सिक्के के माध्यम से उन्होंने महेश्वर, खुद को शिव का भक्त बताया। गुप्त सम्राटों के सिक्के, देखिए ये गुप्त सम्राटों के सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद कुषाण के सिक्के, कुषाण के भी सिक्के यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, सिक्कों के प्रचलन ने हमें सत्तारूढ़ राजवंशों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद की है। ठीक है, सिक्के राजनीतिक संगठन पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। मिसाल के तौर पर योधे और मालव के सिक्के गण की विरासत को आगे ले जाते हैं और हमें गैर राजतंत्रीय स्वरूप के बारे में बताते हैं। योधे और मालव के सिक्के, ठीक है, ये बताते हैं भैया हमारा शासन जिस समय था उस समय राजतंत्र नहीं था, गैर राजतंत्र था, मतलब लोगों का शासन था। दक्कन के सातवाहन शासकों के जो सिक्के हैं, उस पर जहाज की एक छवि है। ठीक है, जो बताता है कि दक्कन के जो सातवाहन शासक थे वो शायद समुद्री व्यापार में ज्यादा रुचि रखते थे और उनके शासनकाल में समुद्री व्यापार का एक विशेष महत्व था। ठीक है, सिक्के को ढालने की परंपरा गुप्तों ने कुषाणों की सिक्कों की जो ढालने की जो परंपरा है उसमें गुप्त वंशों ने कुषाणों की परंपरा को बनाए रखा। उन्होंने भी पूरी तरीके से अपने सिक्के का भारतीयकरण किया। जैसे कुषाणों ने अपने सिक्कों पर फारसी देवताओं की, ग्रीक देवताओं की फोटो अंकित की, तो इसी तरीके से गुप्त शासकों ने क्या किया कि अपने सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं की फोटो वगैरह अंकित कर दिए। फिर उन्होंने कई सोने के सिक्के भी जारी किए। दिनार के नाम से प्रसिद्ध सिक्के अच्छी तरीके से बने हुए थे। दिनार नाम का एक सिक्का था और राजगद्दी पर बैठे राजाओं के विभिन्न मुद्राओं को उसमें दर्शाया गया था।
राजाओं को शेर या गैंडे का शिकार करते हुए दिखाया गया था, धनुष या युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ते हुए दिखाया गया था, संगीत वाद्य वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, यज्ञ जैसी गतिविधियों को करते हुए दिखाया गया था। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं उन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और गुप्त काल के बाद के जो सिक्के हैं या जो शासक है उनके जो सिक्के हैं उनके सिक्कों में सोने के सिक्कों की संख्या ज्यादा थी और शुद्ध ज्यादा थी, लेकिन उनकी शुद्धता जो है उसमें गिरावट आई थी। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्के पर वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया वो, कहाँ गया भैया, हाँ, गुप्त सम्राट के सिक्के। तो राजगद्दी पर देखिए, राजगद्दी पर बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है, और कुछ कुछ जगहों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया। तो कुल मिलाकर के यही सारी बातें इसमें लिखी गई थी। ठीक है, देखिए आर.एस. शर्मा एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कुछ विवादास्पद धारणाएं दी है, उनकी चर्चा हम करते हैं। जो इनके अनुसार है ना, सिक्कों की जो अधोगति और कौड़ियों का बढ़ता हुआ उपयोग इस काल में व्यापार और वाणिज्य की ओर गिरावट की ओर संकेत करता है। मतलब प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया कि सिक्कों की थोड़ी कमी हो गई और कौड़ी का उपयोग बढ़ गया। ठीक है, तो उस काल में हो सकता है कि व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई होगी। भारत के विभिन्न भागों में न केवल भारतीय सिक्के बल्कि रोमन साम्राज्य के भी विभिन्न सिक्के पाए गए हैं। सिक्के आर्थिक इतिहास की बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिक्के जो है विनिमय का माध्यम थे, या अभी भी वर्तमान में सिक्के विनिमय का माध्यम हैं। ठीक है, नेगामा शब्द वाले कुछ सिक्के जो हैं शासकों की अनुमति से व्यापारियों और शिल्पकारों द्वारा जारी किए जाते थे। ठीक है, और या शिल्पकारों के संघ द्वारा जारी किए जाते थे, जो शिल्पों और वाणिज्य के प्रभाव को दर्शाते हैं। सिक्कों पर राजाओं, देवताओं और धार्मिक प्रतीकों को भी दर्शाया गया है, जिसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं, जो उस समय की कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब है शिलालेख और अभिलेख। ये जो है एक्सप्लोरेशन का एक हिस्सा है, पुरातात्विक स्रोत के एक्सप्लोरेशन, खोज का एक हिस्सा। ऊपर जो मैंने चर्चा की सिक्के, ये एक्सकेवेशन का हिस्सा था, मतलब खुदाई का। तो अब शिलालेख अभिलेख की चर्चा करते हैं। शिलालेख इतिहास लिखने के लिए महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है, और सबसे पहला महत्वपूर्ण विश्वसनीय स्रोत है। और यह समकालीन दस्तावेज होने के कारण शिलालेख जो है ये किसी भी तरीके से प्रक्षेप से मुक्त है। मतलब इसमें कोई चेंजेस वगैरह हमें देखने को नहीं मिलते हैं। एज इट इज जो शिलालेख जो पत्थर पर लिखा गया उसी को हम पढ़ते हैं और उसी के माध्यम से इतिहास को गढ़ने की कोशिश करते हैं। या किसी गुफा में जो कोई लेख हमें लिखा हुआ मिला है उसी को हम पढ़ते हैं और उसके माध्यम से हम इतिहास को गढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। इसमें बाद में कुछ भी जोड़ना लगभग असंभव है, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। ठीक है, अब जैसे कि भोजपत्र, ताड़ के पत्ते, फिर कागज जैसी नरम सामग्री पर लिखे हुए शब्दों को पुनः नकल करने की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि पुरानी पांडुलिपियां समय के साथ नष्ट हो जाती थी और नकल करते समय उनमें जो कुछ त्रुटियां थी उनको सुधार किया जाता था और कुछ गड़बड़ बातों को हटाया जाता था, कुछ चीजों को जोड़ा जाता था। लेकिन शिलालेख में ऐसा संभव नहीं है। इस वजह से शिलालेख जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। यहाँ पर ऊपर में मैंने शायद मिस्टेक किया था, पुरालेख शास्त्र जो है ना वो मैंने बताते लिपियों के अध्ययन। हाँ, तो यही पुरालेख शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत ही हम लिपियों का अध्ययन भी करते हैं। ठीक है, शिलालेख, मोहर, तांबे की प्लेटों। शिलालेख जो है ना वो कहाँ मिलते हैं, तो मोहर पर, तांबे की प्लेटों, मंदिर की दीवारों पर मिलते हैं, लकड़ी के टुकड़ों पर मिलते हैं, पत्थर के खंभों पर मिलते हैं, चट्टान की सतहों पर मिलते हैं और ईंट या चित्र पर उकेरे गए मिलते हैं। आई होप ये वाली स्लाइड आप लोग समझ गए होंगे। शिलालेखों पर अंकित लिपि भी इतिहासकार की कई तरीके से मदद करती है। यही लिपि पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसका एक विशेष डिस्कशन मैं करूंगा अगले कभी, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक विशेष चर्चा करूंगा कि कैसे लिपि का आविष्कार हुआ, कैसे लिपि आई, ब्राह्मणी, खरोष्ठी लिपि, इन सभी लिपियों की एक विस्तार पूर्वक चर्चा हम अगले वीडियो सेशन में करेंगे कभी। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि शिलालेखों पर जो लिपि अंकित होती है वो भी इतिहासकार की कई तरीके से मदद करती है। प्राचीन शिलालेखों पर अंकित लिपि लगभग 2500 BCE की हड़प्पा लिपि है, मतलब बिफोर कॉमन एरा, समान युग पूर्व, 2500 समान युग पूर्व की जो सबसे प्राचीनतम शिलालेख की लिपि है वो 2500 समान युग पूर्व की हड़प्पा लिपि है, जिसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर लेखन को पढ़ने में अभी तक कोई सफलता हमें नहीं मिली है। भारतीय इतिहास के संबंध में सबसे पुराने लेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ये औसतन 2500 समान युग पूर्व के हैं। ठीक है,
मध्य एशिया के बोगाजकुई नामक स्थान से 1400 ईस्वी पूर्व में मिले अभिलेखों के अंतर्गत इंद्र, मित्र, वरुण व नास्त्य वैदिक देवताओं के नाम हमें मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं बोगाजकुई नामक स्थान जो है वहां पर जो अभिलेख मिला है उसके एक गेट की तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, भारत में जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जिसको हमने पढ़ा है, ठीक है, वो है अशोक के शिलालेख या अशोक के अभिलेख, जो कि 300 ईसा पूर्व के हैं। और ये है मास्की, निट्टर, उद्देगोलम, उसके बाद आपको गुर्जरा, ये सब अभिलेख हमें मिले हैं। इसमें अशोक के आदर्श, धर्म, राजत्व, इन सभी की चर्चा जो है हमें देखने को मिलती है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मणी, खरोष्ठी, यूनानी व आर्माइक लिपि में लिखे गए हैं। मतलब अशोक का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, जहां पर जिस लिपि का प्रचलन था, जहां पर जिस लिपि के लोग जानकारी रखते थे, जिस लिपि की जानकारी लोग रखते थे, वहां पर उसी लिपि में शिलालेख अथवा अभिलेख जो है वो अशोक द्वारा खुदवाए गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख लघमान व सरेकुणा से भी प्राप्त हुए हैं और इनकी लिपि यूनानी व आर्माइक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पर्सिपोलिस व बेहिस्तून अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट द्वारा सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया गया था। सिंधु नदी की जो घाटी थी उस पर अधिकार कर लिया गया था। वह बाद में अशोक ने इसकी भी जानकारी अपने अभिलेखों में दी है। ठीक है, क्लियर है। यही है बोगाजकुई नामक स्थान जहां से हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें कि इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य नामक वैदिक देवताओं के उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। बोगाजकुई यही है, उसका गेट है, इसके अंदर जो है आपको अभिलेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपको अभिलेख का एक एग्जाम्पल। देखिए ये एक पिलर है, ठीक है, ये शायद आपको पत्थर पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसी पत्थर पर शिलालेख ऐसे लिखे जाते थे। क्लियर है। और ये है अशोक का पूरा फला फूला साम्राज्य। ये देखिए यही है अशोक का साम्राज्य। लगभग अशोक का साम्राज्य यहां तक फैला हुआ था, लगभग। ठीक है, बहुत लंबे जगह तक अशोक ने शासन किया था। क्लियर है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड को क्या हो गया भाई, मौर्यन एम्पायर। ये तो कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, अभी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जब हम पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़े गए, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। ये शिलालेख पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, चट्टान की सतह पर और पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए हैं। ठीक है, और ये 4 लिपियों में लिखे हुए हैं, जिसकी चर्चा अभी मैं कर चुका हूं। ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमाइक व यूनानी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अशोक के तत्कालीन साम्राज्य जो वर्तमान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, वहां अरमाइक और ग्रीक लिपियों का इस्तेमाल किया गया है अशोक के शिलालेख या अभिलेखों को लिखने में। गांधार क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि भारतीय भाषाओं की वर्णमाला प्रणाली पर विकसित है और यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। और जो अशोक का जो बाकी साम्राज्य था, जैसे कि उत्तर में आपको कलसी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक ब्राह्मणी लिपि का उपयोग किया गया है। ठीक है, अशोक के बाद ब्राह्मणी लिपि को बाद के शताब्दियों के शासक द्वारा अपनाया गया। ठीक है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही ब्राह्मणी लिपि धीरे धीरे आगे चल करके हमारी वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंची है। ठीक है, इसकी एक विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यही ब्राह्मणी लिपि में समय समय पर संशोधन होते गए और इसी ब्राह्मणी से लगभग भारत की सभी लिपियों का विकास हुआ है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और नागरी, गुजराती, बंगाली सब इसी से उत्पन्न हुई है। ब्राह्मणी के अक्षरों के संशोधन का एक लाभ हुआ और इससे उस समय अथवा शताब्दी का पता लगाना लगभग संभव हो गया कि भैया कौन से शब्द किस शताब्दी में चलते थे, कैसे कैसे स्वरूप में चलते थे, और उस समय जो शब्द जैसे चलते थे उसको अभिलेख में दर्शाया गया है। तो इस तरीके से इतिहास लेखन में हमें विस्तार पूर्वक एक मदद मिली। ठीक है, और लिपियों के विकास के अध्ययन को हम लोग पेलियोग्राफी कहते हैं और कभी कभी इसको पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसप को जाता है। इसकी चर्चा हम पहले वीडियो सेशन में भी कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद पुरालेख का अध्ययन अपने आप में एक विषय बन गया। जब जेम्स प्रिंसप ने ये अध्ययन किया शिलालेख का, तो ये
विषय बन गया कि भैया कैसे कैसे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जो जेम्स प्रिंसप थे वो बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिविल सेवक थे। ठीक है, अशोक के शिलालेख अपने आप में एक अनुपम कृति पेश करते हैं। उसके शासनकाल के विभिन्न वर्षों को शिलालेखों में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, और उन्हें शिलालेख कहा जाता है क्योंकि वे राजा के आदेश के रूप में हैं। ठीक है, वे न केवल अपने विषयों बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण से संबंधित एक उदार राजा की छवि और व्यक्तित्व की झलक भी देते हैं। अशोक के शिलालेख अथवा अभिलेख। अशोक के शिलालेखों की लिपि काफी विकसित है। यह माना जाता है कि लेखन कार्य उससे पहले भी हो रहा होगा, लेकिन उसके कोई स्रोत हमें देखने को मिले नहीं है। अगर मिले भी हैं तो हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। श्रीलंका के अनुराधापुर की खुदाई हुई, जब श्रीलंका में अनुराधापुरा नाम से एक जगह है, वहां जब खुदाई हुई तो वहां से छोटे लेखों वाले बर्तन मिले हैं, जिसे 4वीं शताब्दी समान युग पूर्व के मौर्य काल के पूर्व का माना जाता है, लेकिन उसको भी पढ़ा नहीं जा सका है। संस्कृत का पहला शिलालेख लगभग 1वीं शताब्दी समान युग पूर्व में हमें देखने को मिलता है। रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख को 2री शताब्दी के मध्य में लिखे गए शुद्ध संस्कृत का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। पॉइंट कर लीजिए नोट कि रुद्रदमन के जो जूनागढ़ अभिलेख है और यह 2री शताब्दी में लिखा गया था, और इसे जो है ना शुद्ध संस्कृत अभिलेख का एक उदाहरण माना जाता है। क्लियर है? अगली स्लाइड में आते हैं। प्राकृत और संस्कृत के मिश्रण वाला प्रारंभिक अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी कॉमन इरा से मिलता है, मतलब समान युग से मिलता है, जिसका स्थान शाही अभिलेखों की भाषा के रूप में प्रयुक्त संस्कृत ने ले लिया था। ठीक है, अभिलेख विभिन्न प्रकार के थे। अशोक के शिलालेख राजकीय आदेश थे, राजा के आदेश के समान थे, जो सामान्य रूप से अधिकारियों या लोगों को संबोधित किए जाते थे। वह सामाजिक व धार्मिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित थे। अशोक का लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख एक स्मारक अभिलेख है। ठीक है, अधिकतर अभिलेख तो अशोक के क्या है, राजकीय अभिलेख है, राजकीय शिलालेख है, लेकिन अशोक का जो लुम्बिनी स्तंभ लेख है यह एक स्मारक शिलालेख है, क्योंकि अशोक द्वारा की गई बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा को यह दर्ज करती है। फिर सती तथा नायक के जो स्मारक मिले हैं वह भी इनमें से कुछ अभिलेख जो है, मतलब सती तथा नायक अभिलेख जो है, ये सती तथा नायक के जो स्मारक मिले हैं इन पर भी कुछ अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं, और यह भी हमारे इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदिरों के निर्माण को रिकॉर्ड करने वाला दान अभिलेख सैकड़ों की संख्या में प्रारंभिक, मध्यकालीन और दक्कन से लेकर के दक्षिण भारत तक पाया गया है। ठीक है, इनके अलावा हमारे पास ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण राजकीय भूमि अनुदानों के कई हजार शिलालेख मिलते हैं। ये दान के दस्तावेज हैं जो ब्राह्मणों और अन्य लाभार्थियों को दिए गए भूमि और अन्य वस्तुओं के अनुदान को रिकॉर्ड करते हैं। यद्यपि ये भूमि अनुदान शिलालेख मंदिर, देवताओं, ब्राह्मणों आदि को भूमि की बिक्री या दान से संबंधित है, फिर भी इससे हमें बहुत सारे दानदाताओं के वंश की जानकारी मिलती है और अन्य आर्थिक जानकारियां मिलती है, जो कि हमारे इतिहास निर्माण में हमारी मदद करती है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद इसमें हमें यह भी पता चलता है कि कैसे जब किसी भूमि को दान किया जाता था तो उसे किसी भी टैक्स से मुक्त कर दिया जाता था, और इसे अग्रहार कहा जाता था। शिलालेख जो उनके संरक्षकों की प्रशंसा में लिखे गए थे, एक प्रशस्ति के साथ साथ बहुत कुछ होते हैं। जैसे प्रशस्ति मतलब राजा के आदेश के साथ साथ बहुत कुछ होते हैं, मतलब कि राजा के आदेश तो वो बताते ही हैं, साथ में उस राजा के समय की संस्कृति की भी जानकारी देते हैं। उदाहरण हेतु प्रथम शताब्दी BCE से प्रथम शताब्दी CE के कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख और गुप्त राजा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हैं। ये उदाहरण है जिनके माध्यम से ये हम बता सकते हैं कि इन शिलालेखों पर राजा की प्रशंसा की गई है, एवं साथ में यह एक प्रशस्ति भी है। ठीक है, प्रशस्ति मतलब राजा के आदेश भी हैं। छहरत, शक, क्षत्रप और कुषाणों के शिलालेख 2 या 3 पीढ़ियों के नाम को दर्शाते हैं। ठीक है, ये शिलालेख उन्हें सामाजिक और धार्मिक कल्याण कार्यों में लगे हुए दिखाते हैं। जो छहरत है, शक, क्षत्रप और कुषाण के शिलालेखों के बारे में जानकारी देते हैं और उनके 2-3 पीढ़ियों के बारे में बताते हैं, और फिर ये शिलालेख उनके सामाजिक और आर्थिक छवि और उनके सामाजिक और धार्मिक कल्याण कार्यों के बारे में जानकारी देते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जैसा कि हमने पहले जाना
कि गुप्त काल में संस्कृत का प्रमुख स्थान था। इसकी चर्चा हमने पहले की कि गुप्त काल से हमें संस्कृत का पहला स्पष्ट अभिलेख देखने को मिला है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को दर्शाता है, लेकिन इस एकमात्र अभिलेख के बिना हमें समुद्रगुप्त जैसे महान शासक का पता ही नहीं चलता अगर यह शिलालेख हमें नहीं मिलता, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। अधिकांश गुप्त शासक अपनी वंशावली देते हैं इस शिलालेख में। बाद के राजवंशों की यह प्रथा बन गई कि वे अपने विजय की कथाओं सहित अपने पूर्ववर्तियों के विजय और उपलब्धि तथा अपने राजवंश और अपने पूर्वजों की जानकारी या वंशावली शिलालेखों में अंकित करके चले गए। ठीक है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने अपने ऐहोल शिलालेख में वंशावली और उपलब्धियों के बारे में बताया है, चालुक्य राजा ने। ठीक है। इसी तरह भोज का ग्वालियर शिलालेख उनके पूर्ववर्तियों और उनकी उपलब्धियों का पूरा विवरण देता है। भोज का ग्वालियर शिलालेख। कुछ शिलालेख बांध, जलाशय, टैंक तथा धर्मार्थ, भोजन घर आदि के निर्माण को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ गिरनार शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील नाम के एक जलाशय निर्माण का रिकॉर्ड है। अशोक के शासनकाल में से पूर्ण किया गया और लगभग दूसरी शताब्दी समान युग पूर्व बिफोर कॉमन एरा में इसकी मरम्मत की गई। यह कौन रिकॉर्ड करता है? तो शक शासक रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, जिसे गिरनार शिलालेख के नाम से भी जानते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है। आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। इस तरह विभिन्न प्रकार के शिलालेखों के अलावा हम विविध प्रकारों जैसे भित्ति चित्र, धार्मिक सूत्र और मुहरों पर भी लेखन कार्य पाते हैं। शिलालेख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत होते हैं। मतलब शिलालेख के माध्यम से हम राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, सामाजिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं और आर्थिक इतिहास की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। और शिलालेख अभिलेख जो हैं वो इतिहासकारों के लिए मूल्यवान है, क्योंकि ये हमें उस समय के जानकारी को इकट्ठा करके देते हैं और उस समय की घटनाओं को बताते हैं और आम लोगों के जीवन की जानकारी भी देते हैं। और उनका प्रसार राजा के विस्तार क्षेत्र के बारे में भी बताता है कि भैया राजा का विस्तार कहां से कहां तक था। कई शिलालेखों में वंशावली विवरण और कभी कभी उन राजाओं के नाम भी शामिल होते हैं जो मुख्य वंशावली में छूट गए हैं। मतलब वंशावली बनी, उसमें छूट गई, तो शिलालेखों में उसको लिखा गया। जैसे पल्लव, चालुक्य और चोल काल के भूमि अनुदान हमें समकालीन राजस्व प्रणालियों, कृषि विवरण और राजनीतिक संरचनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। शिलालेखों के कई अन्य उपयोग भी हैं। उदाहरण के लिए वे हमें मूर्तियों की तिथि के बारे में बताते हैं। ठीक है। वे हमें विलुप्त होने वाले धार्मिक संप्रदायों के बारे में भी बताते हैं। वे हमें आजीविका पंथ के बारे में भी बताते हैं, ऐतिहासिक भूगोल के बारे में भी बताते हैं, मूर्ति कला के इतिहास के बारे में बताते हैं, कला वास्तुकला के बारे में बताते हैं, साहित्य और भाषाओं का इतिहास बताते हैं और यहाँ तक कि संगीत जैसी कला का भी इतिहास हमें बताते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और शिलालेख जो कि भारत में पाए गए हैं, भारत में खोजे गए हैं, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। तिथि रहित अभिलेख, इसकी तिथि हमें अभी तक पता नहीं चली है। कलिंग राजा खारवेल ने, ये उड़ीसा में पड़ता है कलिंग, तो कलिंग राजा खारवेल ने इस अभिलेख को लिखवाया था और खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जिसकी चर्चा अभी तुरंत मैंने की, रुद्रदमन ने इसको लिखवाया था। ठीक है। और रुद्रदमन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। फिर नासिक अभिलेख जो कि गौतमी बलश्री ने लिखवाया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी की सैनिक सफलताओं तथा अन्य कार्यों का विवरण हमें इससे मिलता है। ठीक है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। समुद्रगुप्त की विजयों और उसकी नीतियों की पूरी विवेचना करता है। मंदसौर अभिलेख मालवा के नरेश यशोधर्मन था, शायद यशोधर्मन ने लिखवाया था। यशोधर्मन की जो सैनिक उपलब्धियां हैं उसका वर्णन हमें इस मंदसौर अभिलेख से देखने को मिलता है। ऐहोल अभिलेख, इसे ऐहोल शिलालेख भी कहते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने लिखाया था, इसकी चर्चा हम अभी पहले कर चुके हैं। हर्ष राजा पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन हमें इस शिलालेख के अंदर देखने को मिलता है। आई होप इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। इसको इरेज करते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। अब एक ग्वालियर शिलालेख, अरे भैया इसको क्या हो गया, तो ग्वालियर शिलालेख प्रतिहार नरेश भोज ने लिखवाया था। इसकी भी चर्चा ऊपर मैंने की थी। तो इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है और गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली भी मिलती है।
भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, इसे स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख, ओह शिट, ये क्या कर दिया भाई, ये तो मैंने वो यहाँ ही लगा दिया, सॉरी। देवपाड़ा अभिलेख, तो बंगाल शासक विजय सेन, ठीक है, बंगाल शासक विजय सेन ने इसको लिखवाया था। विजय सेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। प्रेरित शिलालेख, सातवाहन शासक सातकर्णी की पत्नी, ठीक है, उसने इस शिलालेख को लिखवाया था, जिसमें कि सातवाहन शासक सातकर्णी की पत्नी नैनिका द्वारा ये लिखाया गया था, जिसमें कि दक्षिण पथपति के नाम से भी मतलब इसे जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ना आपको सातवाहन शासकों की जानकारी मिलती है, ठीक है, क्लियर है। अगली स्लाइड में कांधार शिलालेख है, ठीक है, कांधार शिलालेख की चर्चा करते हैं। तो ये मौर्यकालीन शिलालेख है और ये मौर्य शिलालेख है और ये सम्राट अशोक के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और सम्राट अशोक ने बहुओं और मछुआरों से शांति स्थापना करने की अपील की थी, इसकी जानकारी हमें कंधार शिलालेख में मिलती है। लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख, इसकी चर्चा ऊपर मैंने की। इसमें क्या मिलता है, बुद्ध की जन्मस्थली पर जो अशोक की यात्रा है, अशोक ने जो बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में यात्रा की थी, उसका विवरण हमें इसमें देखने को मिलता है लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख में, ठीक है। उसके बाद है उत्तर मेरूर अभिलेख, राजा परांतक प्रथम ने इसको लिखवाया था। स्थानीय शासन के लिए योग्यता, चुनाव की पद्धति और अयोग्यता मानदंड और समिति के गठन का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। इलाहाबाद स्तंभ समुद्रगुप्त ने लिखवाया था और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। महरौली स्तंभ शिलालेख या गरुड़ शिलालेख जिसे बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लिखवाया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक विस्तार पूर्वक जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। बेसनगर या विदिशा स्तंभ हेलोडोरस ने लिखाया था, हेलियोडोरस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये यूनानी राजदूत था जो कि शुंग काल में आया था, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में आया था और इसने भी शुंग वंश के बारे में अच्छी खासी जानकारी हमें दी है, ठीक है। तो ये सारे शिलालेख वगैरह हमें जो है हमारे इतिहास के निर्माण में मदद करते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में आते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अब है स्मारक। तो स्मारक की जो चर्चा है ना दोस्तों, वो हम अगले वीडियो सेशन के अंदर करेंगे। इस वीडियो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और इसके बाद स्मारक के बाद हम लोग कुछ अन्य स्रोतों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अन्य स्रोत में जैसे कि ये सारी चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे। आज ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मृद भांड वगैरह, टीले, साहित्यिक स्रोत की चर्चा करेंगे। ऊपर में मैंने आपको बताया ना साहित्य जो स्रोत, 3 मुख्य स्रोत हैं, ऊपर ले चलता हूँ, सबसे ऊपर। चलिए भैया ऊपर की ओर चलते हैं। हाँ कहाँ गया, यहाँ पर था, अरे यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें अभिलेख की तो चर्चा हो गई, सिक्के की चर्चा हो गई, ठीक है। और उसके बाद साहित्यिक स्रोत की चर्चा रह गई है, धार्मिक लेख, धर्मेतर साहित्य वगैरह रह गया। अभी स्मारक की चर्चा करेंगे हम, ठीक है। स्मारक भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही आता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये क्या हो गया भाई, स्मारक से भी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वगैरह मिलती है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों के अंतर्गत आता है, क्योंकि कुछ मंदिर जो है वो टूट फूट गए हैं तो उसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत में रखेंगे। कुछ मंदिर अभी भी अच्छे खासे जीवित हैं, मतलब अच्छे खासे काम कर रहे हैं, तो उनके मंदिरों की दीवारों पर चीजें लिखी गई हैं, तो वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए ये जो तीनों वर्गीकरण है ना भारतीय इतिहास का, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत या विदेशी यात्रियों का विवरण, ये एक मोटा मोटा वर्गीकरण है, ठीक है। ये परफेक्ट वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि हम सबको एक अलग नहीं कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत तो ये भी हो गया, साहित्यिक स्रोत जो है यह भी पुरातात्विक स्रोत का हिस्सा, विदेशी यात्रियों का विवरण भी पुरातात्विक स्रोतों का हिस्सा, क्योंकि इतिहास के लेखन में जो हमारी मदद करता है वो सभी पुरातात्विक स्रोत है। तो कुल मिलाकर के हम इसको पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, बट मोटा मोटा डिवीजन करते हैं। तो मोटा मोटा डिवीजन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों मैंने बताया एक्सकेवेशन, एक्सप्लोरेशन। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करके, एक्सप्लोरेशन मतलब खोज करके। तो खुदाई करके कभी कभी स्मारक वगैरह की भी खोज की जाती है, ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो को खोजा गया, ठीक है। कुछ मंदिर जो है वो खोज करके पता लगाया जाता है ये मंदिर था। जैसे कि अभी आपको राम मंदिर के बारे में बात करते हैं तो वो खोज करके पता लगाया गया। तो इस तरीके से अब उसको किस स्रोत के अंतर्गत रखेंगे, उसको तो हम पुरातात्विक स्रोत में रखेंगे, क्योंकि उसका ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया, वो सब वो बहुत सारी चीजें की, तो वो पुरातात्विक स्रोत हो गया। अब उसमें
अब कुछ मंदिर ऐसे हैं जिसकी दीवारों पर कई सारी चित्रें बनाई गई, तो वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो हमें साहित्य के माध्यम से जानकारी देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक मोटा-मोटा वर्गीकरण है, ये कोई डेफिनिट वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। बट ये एक वर्गीकरण है जो कि अधिकतर बुकों में, अधिकांश पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है, और इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी चर्चा की है। आई होप कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो सेशन में हम लोग स्मारक की चर्चा करेंगे, साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करेंगे, विदेशी स्रोतों की चर्चा करेंगे, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।